तो ये आप लोगों का ब्लॉक 8 माइनर सेशन है और इसमें आप लोगों का जो न्यूप्लेसिया का मॉड्यूल है ना, उसके अंदर रेडियोलॉजी का सेक्शन है। इंपॉर्टेंस वाइज बात करें तो कोई इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मतलब हमारा तो एक भी एमसीक्यू इससे नहीं आया था। तो इसके टोटल ना 4 एलओज हैं। ये मुझे एज सच किसी स्पेसिफिक बुक के अंदर ये टॉपिक्स मिले नहीं हैं, तो बस आप लोगों ने इसको नोट से या शॉर्ट बुक से या जेमिनी जीपीटी यहाँ से तैयार करना है। सो पहले मैं आप लोगों को 2 एलओज एक्सप्लेन कर देती हूँ, इंशाल्लाह कल 2 एलओज एक्सप्लेन कर दूँगी। तो पहले एलो में वो आपसे पूछते हैं एक्सप्लेन द प्रिंसिपल्स एप्लीकेशंस लिमिटेशंस ऑफ कॉमन रेडियोलॉजिकल इमेजिंग टेक्निक्स। रेडियोलॉजी में बेसिकली आप कर क्या रहे होते हैं बच्चों? रेडियोलॉजी में ये जितने भी आपके इन्वेस्टिगेशंस हैं ना, एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, पेट स्कैन, ये सारी आपकी रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस हैं। और उनके अंदर जो रेडियोलॉजिस्ट होता है ना, वो बेसिकली अंडरलाइंग पैथोलॉजीज़ को डिटर्मिन कर रहा होता है विद द हेल्प ऑफ दीज इन्वेस्टिगेशंस। ठीक है, तो हमने इसमें बताना है कि जो एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, सीटी, एमआरआई, पेट स्कैन, मेमोग्राफी, ये सारी टेक्निक्स इस्तेमाल की जाती हैं ना, इनका बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है कि ये काम किस तरह कर रही होती हैं, इनकी एप्लीकेशंस क्या हैं, कि कौन कौन से ट्यूमर्स के अंदर, कौन कौन से कैंसर के अंदर, कौन कौन सी कंडीशंस के अंदर आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं ये रेडियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशंस, और इनकी लिमिटेशंस क्या रहती हैं, कि मतलब इनकी शॉर्ट कमिंग्स क्या हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम एक्सरे की। एक्सरे आपने बहुत कॉमनली सुना होगा बच्चों। ये एक्सरे के अंदर बेसिकली होता है कि इसका प्रिंसिपल क्या होता है कि जो एक्सरे मशीन होती है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इस्तेमाल करती है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस का। ठीक है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल करती है। आपकी बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ हैं, हर टिश्यू एक्सरेज को या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज को डिफरेंटली एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, और टिश्यूज़ की डेंसिटी के ऊपर, डिपेंडिंग अपॉन द टिश्यू की डेंसिटी के, कितना डेंस है, उसने कितना ज़्यादा एक्सरेज को एब्जॉर्ब किया है, उसका एक इमेज बनता है। ठीक है, जैसे अगर लंग्स को आप देखते हो नॉर्मली, तो लंग्स के अंदर जो एयर होती है वो आपको बहुत ब्लैक नज़र आती है, जो बोन्स होती हैं वो आपको वाइट नज़र आती हैं। तो वो डिपेंड करता है उनकी डेंसिटी के ऊपर, कि बोन्स बहुत ज़्यादा डेंस हैं, ठीक है, वो डिफरेंट एक्सरेज, डिफरेंट तरीके से रेडिएशन को एब्जॉर्ब करेंगे और डिफरेंट तरीके से उनका इमेज प्रोड्यूस होगा। अब एक्सरे आमतौर पर आप लोगों ने सुना होगा, जब हमने ऑर्थो पढ़ी है तो हमने एक्सरे का बहुत ज़्यादा जिक्र किया है। ये बेस्ट होता है बच्चों बोन्स और फ्रैक्चर्स के लिए। ठीक है, इसके अलावा दूसरे नंबर पर चेस्ट का एक्सरे बहुत कॉमन है, लंग्स को देखने के लिए, प्लूरल इफेक्ट देखने के लिए, हार्ट साइज के लिए। बाकी एब्डोमेन में भी, डेंटल इमेजिंग में भी एक्सरे का, दांतों का एक्सरे आप लोगों ने कराया होगा या आपने सुना होगा। तो ये बोन्स और फ्रैक्चर और चेस्ट के लिए खास तौर पर एडवांटेजेस क्या है कि बच्चों ये क्विक है, चीप है, वाइडली अवेलेबल है। ठीक है, सस्ता हो जाता है एज़ कम्पेयर टू एमआरआई वगैरह। और बाकी इसकी लिमिटेशंस क्या है कि बच्चों ज़ाहिर है रेडिएशंस का इस्तेमाल हो रहा है। ठीक है, रेडिएशंस आर नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। सॉफ्ट टिशू कंट्रास्ट आपको इतना अच्छा नज़र नहीं आता, कि बोन के साथ अगर आपने सॉफ्ट टिशू को भी देखना है ना, तो आपको सॉफ्ट टिशू इतने अच्छे से नज़र नहीं आएंगे। और इसका 2 डायमेंशनल इमेज होता है विद ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। तो आपने याद रखना है कि बोन्स और चेस्ट के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टेक्निक है। नेक्स्ट नंबर पर जाता है बच्चों अल्ट्रासाउंड। जिस तरह एक्सरे आपके पास आयोनाइजिंग रेडिएशन को इस्तेमाल करता है, अल्ट्रासाउंड आपके पास हाई फ्रीक्वेंसी साउंड वेव्स को इस्तेमाल करता है। ठीक है, और वो साउंड वेव्स जो होती हैं वो जैसे ही टिश्यू के ऊपर आपने कोई भी साउंड वेव स्ट्राइक की है, वहाँ से उसकी जो एको निकलेगी, मतलब जो गूंज जिसको कहते हैं, या आप कह लें कि वो रिफ्लेक्ट बैक जब होगी ना साउंड वेव, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा एक इमेज के तौर पर। ठीक है, ये एब्डोमिन और पेल्विस के लिए बेस्ट होता है। आप लोगों ने खुद भी शायद किसी ने करवाया हुआ एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड। ठीक है, या पेल्विस जो खास तौर पर गायनी रिलेटेड जो आपके पास इमेजिंग टेक्निक है वो अल्ट्रासाउंड है। गायनी और ऑप्स में बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। गॉल स्टोन्स को देखने के लिए आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं। इसके अलावा लिवर, बिलरी ट्रैक, किडनी, ब्लैडर, ऑब्स्टैटिक्स में, ऑप्स मैंने आपको बताया ऑप्स और गायनी में, थायराइड, ब्लड वेसल्स के लिए डॉपलर अल्ट्रासाउंड होता है। ठीक है, ये आप ब्लॉक 9 में पढ़ोगे भी, डॉपलर स्कैन। और इसके अलावा बायोप्सी गाइड करने के लिए हम अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। बायोप्सी का टिश्यू स्पेसिमेन लेने के लिए आप अल्ट्रासाउंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर एडवांटेजेस क्या है कि इसके अंदर किसी किस्म की रेडिएशन इस्तेमाल नहीं होती। प्रेगनेंसी के अंदर बहुत सेफ टेक्निक है ना, प्रेगनेंसी के लिए तो बार बार अल्ट्रासाउंड हो रहे होते हैं। रियल टाइम इमेजिंग देता है, उसी वक्त आपको ना साथ मशीन होती है, वो डॉक्टर कर रहा होता है अल्ट्रासाउंड, साथ साथ उसका इमेज बन रहा होता है। मैं इसकी कोई वीडियो वगैरह आप लोगों के साथ शेयर भी कर दूँगी। वो मशीन रखी हुई होती है अल्ट्रासाउंड की, उसी वक्त वो टिश्यू के ऊपर रखते हैं और वहीं पे उसका इमेज जो है ना वो आ जाता है। इनएक्सपेंसिव है, पोर्टेबल है। लिमिटेशन ये कि ऑपरेटर डिपेंडेंट है। ठीक है, ऑपरेटर साथ साथ मशीन को जहाँ जहाँ करेगा वैसा वैसा उसका इमेज बनेगा। अगर ऑपरेटर की टेक्निक अच्छी नहीं है तो अल्ट्रासाउंड का रिजल्ट ख़राब हो सकता है। बोन और एयर के अंदर इतना काम नहीं करता, और ओबेसिटी की वजह से इमेज की क्वालिटी रिड्यूस हो सकती है। एग्जाम पॉइंट याद रखना है कि प्रेगनेंसी के लिए सेफ़ है,
फ्लूइड फील्ड स्ट्रक्चर के लिए, और डॉपलर स्कैन को आपने याद रखना है ब्लड वेसल के लिए जो अल्ट्रासाउंड करते हैं वो डॉपलर स्कैन है। उसके बाद आ जाता है बच्चों CT स्कैन, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। इसमें क्या होता है, मल्टीपल एक्सरे बीम्स का इस्तेमाल किया जाता है और कंप्यूटर रिकन्स्ट्रक्शन का, ठीक है, वो डिफरेंट एंगल्स के ऊपर जो है ना वो मॉनिटरिंग हो रही होती है और क्रॉस सेक्शनल इमेजेस जो है ना वो प्रोड्यूस किए जाते हैं। ये बेस्ट होता है ट्रॉमा के लिए, हेड इंजरी के लिए, इंट्राक्रेनियल हैमरेज के लिए, ठीक है। ब्रेन का CT आमतौर पर कराया जा रहा होता है, चेस्ट लंग पैथोलॉजी के लिए वगैरह वगैरह। रैपिड है, एक्सेलेंट स्पेशल इसकी रेजोल्यूशन बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे स्ट्रक्चर्स नज़र आते हैं, बोन और लंग की एक्सेलेंट इमेजिंग प्रोवाइड करता है, ठीक है। और इसकी लिमिटेशंस यही है कि अगेन आप इसके अंदर भी रेडिएशंस का इस्तेमाल कर रहे हो, और बस ये फास्ट है। ट्रॉमा, एक्यूट ब्लीडिंग के लिए लंग या बोन के लिए CT आपने इस्तेमाल। नेक्स्ट है MRI, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। इसमें मैग्नेटिक फील्ड इस्तेमाल होती है, साथ में रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स इस्तेमाल होती हैं। इसके अंदर आयोनाइजिंग रेडिएशन नहीं होती। सो MRI के अंदर आपने मैग्नेटिक फील्ड यूज़ की है, रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स यूज़ की हैं, अल्ट्रासाउंड के अंदर आपने साउंड वेव्स यूज़ की हैं, और एक्सरेज के अंदर आपने आयोनाइजिंग रेडिएशन यूज़ की हैं। बेस्ट होती है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए। बहुत ज़्यादा आप लोगों ने सुना होगा कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के लिए हमेशा MRI कराया जाता है। ट्यूमर है, मसल, टेंडन, लिगामेंट वगैरह। एक्सेलेंट होती है सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट के लिए, ठीक है। हमने जैसे बात की थी कि एक्सरे के अंदर सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा होता, तो MRI के अंदर बड़ा बेस्ट नज़र आ रहा होता है। और कोई रेडिएशंस वगैरह नहीं है। लिमिटेशंस ये कि ये बहुत ज़्यादा महंगा होता है बच्चों, लॉन्गर स्कैन टाइम चाहिए। क्लॉस्ट्रोफोबिया, जिसकी मशीन होती है ना बच्चों वो वैसे तंग सी होती है, तो जो लोग क्लॉस्ट्रोफोबिक है, जिनको घुटन होती है तंग जगहों से, वो नहीं करा सकते ये। मोशन सेंसिटिव है, ठीक है। और सब मेटालिक इम्प्लांट्स, फॉरेन बॉडीज़ जो है ना वो इसी साथ कॉन्ट्रैक्ट, कोई मेटल की चीज़ आप पहन के इसकी मशीन के अंदर नहीं जा सकते हो। सो बेस्ट सॉफ्ट टिश्यू कंट्रास्ट और CNS के लिए आपके पास MRI आ जाता है, ठीक हो गया। फिर आ जाता है पेट स्कैन। इसके में क्या होता है कि आपके अंदर एक ट्रेसर एडमिनिस्टर किया जाता है, कोई भी एक आइसोटोपिक सब्सटेंस, कॉमनली फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज। अभी मैंने कुछ दिनों पहले आप लोगों को न्यूप्लेजिया पढ़ाया था, इसमें मैंने आप लोगों को पढ़ाया था कि हमने जब उसका वो देखना होता है ना वारबर्ग इफेक्ट, उसके लिए हम पेट स्कैन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो जो एरिया आपका इंक्रीज मेटाबॉलिक एक्टिविटी वाला होता है ना, फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज पेशेंट को दी जाती है। और जो एरिया ख़ास तौर पर जिस एरिया में कैंसर होता है ना, कैंसर के जो सेल्स होते हैं दे आर ऑलवेज हंग्री फॉर ग्लूकोज, तो वो ग्लूकोज की अपटेक बहुत ज़्यादा करते हैं। तो फ्लोरोडिऑक्सीग्लूकोज जब आप उनको दोगे तो वो ग्लूकोज की अपटेक बहुत ज़्यादा करेंगे, और उनकी मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है वो डिटेक्ट हो जाएगी विद द हेल्प ऑफ पेट स्कैन। तो ये कैंसर डिटेक्शन के लिए बेस्ट है, स्टेजिंग के लिए, मेटास्टैसिस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है, ट्रीटमेंट रिस्पॉन्स वगैरह चेक करने के लिए। लिमिटेशंस यही है कि इसके अंदर भी रेडिएशन का इस्तेमाल होता है, एक्सपेंसिव होता है, और नॉट स्पेसिफिक फॉर कैंसर। अगर आपको इंक्रीज अपटेक नज़र आ रही है तो आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ ये कैंसर, ये हो सकता है इन्फ्लेमेशन हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, ठीक है। फिर आपके पास आती है मैमोग्राफी। बहुत नाम सुना होगा आप लोगों ने, ये ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए बड़ी बेस्ट चीज़ है, ब्रेस्ट कैंसर के लिए बहुत बेस्ट है। इसके अंदर लो डोज एक्सरेज इस्तेमाल हो रहे होते हैं, और अर्ली लीजेंस की डिटेक्शन वगैरह के लिए, और यूज़फुल होती है फॉर माइक्रो कैल्सिफिकेशन। वही लिमिटेशंस है कि इसके अंदर भी आयोनाइजिंग रेडिएशंस का इस्तेमाल है। ब्रेस्ट कंप्रेशन जो है ना, वो ब्रेस्ट को कंप्रेस किया जाता है मैमोग्राफी करते हुए, तो वो अनकंफर्टेबल थोड़ी बहुत हो सकती है। सो आप लोगों ने ब्रेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग याद रखनी है, मैमोग्राफी के थ्रू होती है। फिर ये कंपैरिजन का टेबल है कि एक्सरे के लिए आप एक्सरे यूज़ करते हो, अल्ट्रासाउंड के लिए साउंड वेव, CT के लिए एक्सरेज और कंप्यूटर, MRI के लिए मैग्नेटिक फील्ड और रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स, ठीक है। और पेट स्कैन के लिए मेटाबॉलिक ट्रेसर, मैमोग्राफी के लिए लो डोज एक्सरे। बेस्ट यूज़ क्या है, एक्सरे को आप बोन के लिए, चेस्ट के लिए, अल्ट्रासाउंड को प्रेगनेंसी एब्डोमेन डॉपलर स्कैन, CT को ट्रॉमा, हैमरेज, लंग या बोन, MRI को ब्रेन, स्पाइन, सॉफ्ट टिश्यू, पेट स्कैन को कैंसर, स्टेजिंग, मेटास्टेसिस। बहुत अच्छा टेबल है, यही कार्डियोग्राफी है। मैमोग्राफी को बेस्ट कैंसर की स्क्रीनिंग के लिए। फिर आगे इसकी लिमिटेशंस भी लिखी हुई हैं, ठीक है। ये गोल्डन रूल है, ये आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। उसके बाद आ जाते हैं कि रेडिएशन के प्रोटेक्शन और हैज़र्ड्स क्या हैं, ठीक है। प्रिंसिपल क्या रहता है आयोनाइजिंग, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन का, और बाकी इसके हैज़र्ड्स और प्रोटेक्शन पूछी हुई है। सो आयोनाइजिंग रेडिएशन हमारे पास क्या होती है, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन क्या होती है बच्चों। आयोनाइजिंग रेडिएशन का मतलब ये होती है कि आयोनाइजिंग रेडिएशन के पास ना बहुत ज़्यादा एनर्जी होती है, तो वो क्या करती है आपको पता है ना, हर चीज़ एटम से मिलकर बनी हुई है। जो भी चीज़ हमारे पास है उस सब में क्या है, एटम, और एटम के अंदर क्या होता है, एटम के अंदर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन होता है। इलेक्ट्रॉन जो उसके आउटर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहा होता है। तो आयोनाइजिंग रेडिएशन जैसे ही किसी टिश्यू के ऊपर जाके स्ट्राइक करती है ना, तो एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करा देती है, ठीक है, आयोनाइज कर देती है। आयोनाइज का क्या मतलब होता है, आयन बनाना, ठीक है। तो जब हम किसी चीज़ में से इलेक्ट्रॉन माइनस कर देते हैं तो वो क्या बन जाता है, एनोइन बन जाता है। जब किसी में डाल देते हैं वो कैटोइन बन जाता है। सो आयोनाइजिंग रेडिएशन का काम क्या है, एटम को आयन बनाना। एटम को आयन किस तरह बनाएगी कि उसके इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी। जब इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देगी तो एटम का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा। एटम का स्ट्रक्चर, एटम क्या है, एटम टिश्यूज़ के अंदर भी तो एटम्स ही हैं,
जब एटम का स्ट्रक्चर ख़राब हो जाएगा तो टिश्यू का स्ट्रक्चर भी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली हम इसलिए कर रहे होते हैं ताकि जो आपके पास कैंसर सेल्स हैं ना उनको ख़त्म किया जा सके। किसी भी सेल को ख़त्म करने के लिए हम आयोनाइजिंग रेडिएशन का इस्तेमाल करते हैं। तो एक्सरेज हम इस्तेमाल करते हैं एक्सरे मशीन के अंदर, सीटी के अंदर, मैमोग्राफी के अंदर, और गामा रेज हम यूज़ करते हैं पेट स्कैन के अंदर, न्यूक्लियर मेडिसिन के अंदर। और हम इसको स्किन इंजरी के अंदर, कैटरेक्ट के अंदर, कैंसर के लिए जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस वो रेडिएशंस होती हैं जो कि आप कह लें कि लेस एनर्जेटिक होती हैं, उनके पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि वो एटम्स को आयोनाइज कर सके। इसकी एग्जांपल आती है अल्ट्रासाउंड, जैसे कि साउंड वेव्स, एमआरआई में मैग्नेटिक फील्ड रेडियो फ्रिक्वेंसी वेव्स होती हैं, नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं। फिर आती है बच्चों रेडिएशन प्रोटेक्शन। इसलिए आप इसके इंशाल्लाह नेक्स्ट मॉड्यूल में आप कम्युनिटी मेडिसिन में पढ़ोगे, नेक्स्ट ब्लॉक में अलारा प्रिंसिपल। अलारा क्या होता है? एज लो एज रीजनेबली अचीवेबल, कि आपने रेडिएशंस को उतना इस्तेमाल करना है, मतलब कम से कम इस्तेमाल करना है, ठीक है, कि आपका काम भी हो जाए, जो लोएस्ट इफेक्टिव डोज है ना उसकी वो आपने लगानी है, ठीक है। जब क्लिनिकली जस्टिफाइड होता है तभी इमेजिंग करते हैं, ऐसे ही किसी को भी सीटी स्कैन नहीं करवा देते जब तक वो क्लिनिकली जस्टिफाइड नहीं होता। आपने लोएस्ट रेडिएशन डोज का इस्तेमाल करना होता है, अननेसेसरी स्कैन्स आपने अवॉइड करने होते हैं, प्रीवियस इमेजिंग को चेक करना होता है बिफोर रिपीटिंग, ठीक है। बच्चों में और प्रेगनेंसी में इसके खास प्रोटोकॉल्स हैं, वो आपने इस्तेमाल करना है। फिर इसका रिमेंबर करना है एक प्रिंसिपल TDS के टाइम मिनिमाइज़ करना है, टाइम ने रेडिएशन सोर्स, आपने डिस्टेंस मेंटेन करना है, लेड का बैरियर, लेड का एप्रन इस्तेमाल करना है, ठीक हो गया। कॉमन हैजर्ड्स क्या रहते हैं आयोनाइजिंग रेडिएशन के? रेडिएशन का एक्सपोजर अगर हो सकता है तो टिश्यू इंजरी हो सकती है, कैंसर का रिस्क बढ़ सकता है, एलर्जी, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन हो सकती हैं, ठीक है। MRI के क्या क्या हैजर्ड्स हैं? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है तो फेरो मैग्नेटिक ऑब्जेक्ट जो है वो अट्रैक्ट कर सकता है, यानी कि कोई भी मेटल वगैरह को अट्रैक्ट कर सकता है। अगर आपके बॉडी के अंदर कोई इम्प्लांट वगैरह लगा हुआ है, ठीक है, कोई डिवाइस है, तो उसको डैमेज कर सकता है, हीटिंग हो सकती है, क्लॉस्ट्रोफोबिया मैं आप लोग को बता चुकी हूँ। फिर लीगल और एथिकल कंसिडरेशन आ जाती हैं कि अच्छा ये चीज़ जो है ना वो लीगली सेफ है या नहीं, इन्फॉर्म कंसेंट लिया है या नहीं, अगर इसके रिस्क ज़्यादा है तो फिर ये क्यों किया जा रहा है, पेशेंट की कॉन्फिडेंशियलिटी को मेंटेन किया जा रहा है या नहीं, और इस पेशेंट के अंदर ये ज़रूरत थी भी या ऐसे ही डॉक्टर ने कर दिया है, ठीक है। तो लीगल और एथिकल कंसिडरेशन आ जाती हैं। फिर अगर इनअप्रोप्रिएट इमेजिंग की गई है तो उससे कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, ठीक है। अननेसेसरी इमेजिंग की वजह से रेडिएशन का एक्सपोजर हो सकता है, एंजाइटी हो सकती है, अगर ख़राब फाइंडिंग्स आ गई हैं तो पेशेंट के अंदर एंजाइटी हो सकती है, ठीक है। पेशेंट के ऊपर बर्डन पड़ सकता है, कॉस्टली हैं ये चीज़ें, ठीक है। और हॉस्पिटल के अगर करवा रहा है तो ये MRI की मशीन बच्चे ये कोई सस्ती नहीं थी, करोड़ों के अंदर मशीनें आती हैं, और MRI वगैरह अगर आप प्राइवेट करा रहे हो तो बहुत महंगा पड़ता है, ठीक है। फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट अगर आ रहे हैं तो अननेसेसरी टेस्ट होंगे, बायोप्सी होंगी, बिला वजह पेशेंट का पैसा ज़ाया होगा, ठीक है। सो अलारा प्रिंसिपल को आपने याद रखना है, रेडिएशन प्रोटेक्शन के TDS के प्रिंसिपल को। अब ये आपके पास एक्सरे, ये देखें, ये बोन का एक्सरे हुआ है, ये लंग्स का एक्सरे। आमतौर पर आप यही 2 एक्सरे ही देखते हो, लंग्स का और बोन का। यह आपके पास बच्चों एक्सरे है, या आपके पास CT स्कैन है जो कि फ्रैक्चर्स, ट्रॉमा के लिए हम लोग एडवाइस कर रहे होते हैं, और MRI जो होता है वो सॉफ्ट टिश्यू इमेजिंग के लिए बेस्ट है। MRI के लिए आपने ये सॉफ्ट टिश्यू का वर्ड याद कर लेना है, ठीक है। और ये फिर आपके पास ये देखें, ये CT बनाया हुआ है एब्डोमेन का, ये एब्डोमिनल CT स्कैन है फॉर कैंसर डिटेक्शन, ये MRI बनाया हुआ है, ठीक है। अल्ट्रासाउंड और पेट की मैंने इतनी डाली नहीं है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेडियोलॉजी फर्स्ट 2 LOs।